हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिधिम। मैं आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 6 चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द ब्रिटिश। तो हमें इस चैप्टर से समझ आ जाता है कि इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न था वो कैसे चेंज हुआ। जब हम अपने पुराने ज़माने में देखें तो ब्रिटिश की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले आता है हमारे सामने बिग आइडिया। तो बिग आइडिया में क्या है, यहाँ पर हमें बताएंगे कि हम लोग कौन कौन से मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, colonialism एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभी हिस्ट्री मेकर पे। तो हिस्ट्री मेकर में हमें किसी इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में बताया जाता है जिसका हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है। देखते हैं पहले इनका। जमशेदजी टाटा इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टाटा ग्रुप का अभी जो ओनर है वो है रतन टाटा। इसका मतलब जो जमशेदजी टाटा हैं ये रतन टाटा के परदादा हैं। मैं आपको बता दूं ये रतन टाटा के परदादा हैं। ही बिगिन हिज एंटरप्रेन्योरल जर्नी इन 1877। इन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट की थी 1877 विद द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। नागपुर की उस समय जो एम्प्रेस थी उनका नाम था मिल, उनके साथ। ही इज़ वाइडली बिलीव्ड टू बी पियोनियर। पियोनियर कौन होता है? जिसने किसी स्टेट या फिर किसी कंट्री को बसाया हो। whose vision inspired इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई थी। टाटा इज मोस्ट नोटेबल एसोसिएटेड विद द टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी। इन्होंने तब एस्टैब्लिश की थी टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी TISCO, नाउ नोन एज द नेम ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, जिसको हम आज टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर हिज humanitarians एंड philanthropic contributions। इन्होंने जितने contributions किए थे इंडिया के लिए और इनके अंदर जितनी ह्यूमैनिटी थी उसके लिए इनको हाथ भी जाना जाता है। आगे आता है हमारा एट द क्लेंस कोलोनिज्म एंड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोलोनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे हमें पता चलेगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया कैसे हुई। फिर हमें पता चलेगा उसका डिक्लाइन ऑफ इंडियन कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे हुई और डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये कैसे हुआ। सब कुछ इनके रीजंस नीचे दे रखे हैं। कौन कौन से रीजन है? सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रीजंस हैं? चीपर एंड बेटर क्वालिटी मशीन्स मेड टेक्सटाइल्स। पहले के ज़माने में तब जब नई नई मशीनरी आई थी तब मशीनरी की वजह से सस्ती भी आती थी और उनके सस्ते दामों में कपड़े बन जाते थे और अच्छी क्वालिटी के भी बनते थे। इसलिए तो सब लोग जो हमारे मशीन से कपड़े बने होते थे उनको ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी। और इसी की वजह से जो हमारे हैंडमेड कारीगर थे जो हैंडमेड कपड़े बनाते थे उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। इंडियन ट्रेड जितनी भी इंडियन ट्रेड होती थी उन सब में ब्रिटिश का हाथ आ गया। लैक ऑफ मशीनाइजेशन एंड फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया। अब इंडियंस के पास मशीन्स भी नहीं थी और फैक्ट्रीज भी नहीं थी और ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा फैक्ट्रीज और मशीन्स थी। इसी वजह से ब्रिटिश लीड ले गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज का डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कि उस समय जो हमारे पास कोई प्रोटेक्शन का रास्ता नहीं था कि हम लोग कुछ और तरीका अपना के बच सकें, हमारे पास वो भी रास्ता नहीं था कोई। नो अटेम्प्ट टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयड ट्रेडिशनल आर्टिशियंस। और हमारे पास कोई जो अनएम्प्लॉयड लोग होते थे उनको भी सहारा देने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आप लोग कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे तो हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे, तब समझ लेना। आगे डिटेल ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कैसे इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डिक्लाइन कैसे हुआ। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉरेस्टेड एरियाज, थस denying access to wood for charcoal and iron or reserves। अब हमने देखा कि फॉरेस्ट के नीचे जाकर हमारे खदानें होती थी। और का मतलब खान, मतलब आपको समझ नहीं आया तो
तो फिर अब वहाँ पर बोलते फॉरेस्ट के नीचे, लेकिन ब्रिटिश ने, हमने देखा जो ट्राइबल वाला चैप्टर था हमारा, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज, उस टाइम पे हमने देखा था कि कितने सारे फॉरेस्ट एक्ट बन चुके थे जिसकी वजह से ट्राइबल पीपल तक को जंगल को असेस करने नहीं दिया जा रहा था। तो ये तो ठहरे ब्रिटिशर्स के दुश्मन, इनको ये लोग कैसे असेस करने दें। आगे है इम्पोर्टेड ब्रिटिश स्टील, जो स्टील थी ब्रिटिश की वो ये लोग इम्पोर्ट करते थे, यूरोप से यहाँ लाते थे, तो क्वालिटी में कुछ तो फ़र्क होगा ना। आगे दिखा रखा है टाइमलाइन, किस टाइम में क्या क्या हुआ। तो 1715 से 18 सीई में, 1771 सीई में कॉम्फर्ट मिल सेट अप बाय रिचर्ड ऑकराइट, ये सेटअप की इसने। आगे है 1801 से लेकर 1850 के टाइम में करेक्टर एक्ट ओपनड अप इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ब्रिटिश ने हर सब्जेक्ट में अपना टांग घुसा दी। आगे है 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे, फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप की गई बॉम्बे में। 1877 में जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश्ड द एक्सप्रेस मिल एट नागपुर, उन्होंने एक्सप्रेस मिल की सेटअप नागपुर में। उसके बाद सर डॉरबजी टाटा सेट अप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट साकची, साकची में उन्होंने अपने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। आगे सामने है वार्म अप एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दो दिखा रखे हैं, यहाँ पर हमें कपड़े के फाइबर दिखा रखे हैं, आपको इनको इंटरनेट पर सर्च करना है और इनके जैसे ही दो फाइबर की ड्राइंग बनानी है, दो कपड़ों की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वॉज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर फ्रॉम 19th century onwards trade and industries in India took a downward turn. In this chapter we shall try to find the reasons for this decline. यहाँ हमें बेसिकली बताया जा रहा है कि जब तक कॉलोनियल पीरियड नहीं आया था इंडिया में, तब तक तो इंडिया एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल वर्कशॉप था। वर्कशॉप क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, कोई ऐसी जगह। तो फिर अब इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि मसालों का मैन्युफैक्चर होता था, बहुत सारे फाइबर्स का मैन्युफैक्चर होता था, उसके बाद बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स का मैन्युफैक्चर होता था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से होता था। लेकिन जब और बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ थिंग्स थी हमारे पास जो ब्रिटिशर्स लूट के चले गए, है ना। तो अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब पे अपना कब्जा बना लिया, जिसकी वजह से हमसे वो छिन गया और हम लोग अब इतना भी एबल नहीं थे कि हम लोग फिर से उसको वापस ले सके। यही था मेजर कॉज डिक्लाइन का। आगे वीविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सिंस द हड़प्पन एज इन द 18th century। तो हमने अब साइंस की बुक में सब कुछ पढ़ रखा है वीविंग क्या होता है, तो मेरे को शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वीविंग हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडियन सिविलाइजेशन का हड़प्पन एज से। द 18th century वीवर्स एक्सेल्ड इन दिस क्राफ्ट एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स का यहाँ पर कपड़ों का चीज़ मतलब है। जब तक 18th century स्टार्ट हुई थी तब हमारा जो इंडिया था ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, मतलब कि इंडिया से ही मेजर टेक्सटाइल जाते थे दूसरी कंट्रीज में। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन renowned from their quality and exquisite craftsmanship। अब जो हमारा इंडियन की टेक्सटाइल्स हैं ये बहुत साल से इनको माना जा रहा है और उनकी क्वालिटी को हमेशा से अच्छा माना जा रहा है क्योंकि क्राफ्टमैनशिप यहाँ पर बहुत अच्छी होती थी। देयर वर सेवरल पोर्ट सिटीज़ ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में हमारे बहुत सारी पोर्ट्स कौन सी जगह होती है जहाँ से शिप्स स्टार्ट करती हैं अपना सफ़र, उस जगह को पोर्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे तमिलनाडु है, वहाँ की जो बॉर्डर लाइन होगी ना, वहाँ पर एक ऐसी जगह बन रखी होगी जहाँ से सारे शिप सेल कर देंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, पोर्ट। आगे है हमारा फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट क्लोथ्स वॉज एक्सपोज टू मले मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फार ईस्ट।
और फ्रॉम वेस्टर्न साइड क्लोथ्स वर एक्सपोज टू यूरोप एंड अरेबिया। एक्सपोर्टेड का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। आगे है मर्चेंट्स ऑफन एडवांस्ड मनी to weavers and cotton farmers so that cotton could be cultivated and woven into cloth for export। अब कुछ जगहों में तो ऐसा भी होता था कि जो मान लीजिए कि जो यूरोप की जगह है ना, उन लोगों ने 6 महीने पहले ही एडवांस पेमेंट कर देनी और कर देनी। उसके बाद उसी पेमेंट में से फार्मर्स क्रॉप भी उगाएंगे और फिर उसको सील के उनको दे देंगे। इतना अच्छा सिस्टम था। Towns such as Surat woven into cloth for export, towns such as Surat, Calicut, उसके बाद मसूलीपट्टनम and विशाखापट्टनम become famous as trading centers, while Dhaka, Bharuch and Madurai developed as specialized production centers for fine textiles। अब हमारे जो टाउन्स जैसे कि सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम ये फेमस हो गए ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में जहाँ पर ट्रेड होती थी क्लोथ्स की। और धक्का, बारोच एंड मदुरई फेमस हो गए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन होती थी कॉटन या फिर अदर टेक्सटाइल्स की। सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। कुछ ऐसी वेराइटीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी यूरोप में। इंक्लूडेड मुस्लिम नहीं है, मुस्लिन है। एन की जैसे वहाँ मुस्लिम में एम होता है, वहाँ एन है। क्या बंधानी, कलीको एंड चिन्स। Muslim was a finely woven cotton textile cloth that was made in India particularly। मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बनाया जाता था। In Bengal, Muslim fetched huge profits for European traders as it was in great demand, especially among women। जो मुस्लिम था ये बंगाल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता था क्योंकि यूरोप में यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वहाँ पर ये ग्रेट डिमांड में था, स्पेशली द वुमेन, क्योंकि वुमेन क्लोथ इससे ज़्यादा बनते थे। और आगे है हमारा बंधानी। बंधानी वॉज अ काइंड ऑफ ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लोथ। बंधानी एक ऐसा काइंड है जिसमें ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता था कॉटन के क्लोथ का। इट गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम बंधना, जैसे कि संस्कृत का एक वर्ड है बंधना जिसका मतलब होता है बंधन, किसी चीज़ को बांध रखा है, विच मीन्स टाइंग अप। इट वॉज and is even today produced mostly in राजस्थान एंड गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात में मोस्टली, बल्कि सबसे ज़्यादा ये राजस्थान और गुजरात में ही बनता है। बंधानी क्लोथ इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ स्पेशल मेथड कॉल्ड टाई एंड डाई। टाई एंड डाई मेथड को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू टेल यू। When the Portuguese first came to India, they took back with them cotton cloth along with spices। अब जो पोर्टुगीज थे, जैसे कि हम जानते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, इंडिया आए, उन्होंने हमारे जो कॉटन क्लोथ्स थे और हमारे जो स्पाइसेस थे उनका ट्रेड करते थे वो, क्योंकि स्पाइसेस फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इंडिया तो मेजर प्रोड्यूसर था। दिस कॉटन क्लोथ वॉज कॉल्ड कालिको। इस बार जो पोर्टुगीज कॉटन क्लोथ को लेके जाते थे उसका नाम था कालिको, नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ कालीकट। कालीकट जो हमारा टाउन है अभी केरला का कोस्ट है, जहाँ पर कालीकट में, उसके टाउन का नाम कालिको था। तो कालीकट था तो उसी के नाम पे कालिको नाम रखा गया। अगेन अनदर फेमस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल स्पेशली यूज्ड इन ड्रेपरी वॉज चिन्स। चिन्स भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस कॉटन का टेक्सटाइल था। इट इज़ अ क्लोथ विथ स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस। इस पर बहुत छोटे छोटे कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस थे। इट वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर इट्स फ्लोरा डिज़ाइन। अब फ्लोरा हमें पता है कि जो एक जगह पर रहने वाले बहुत ज़्यादा जो पेड़ होते हैं, वहाँ के पेड़ और उनकी वेजिटेशन होती है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो उसके वेजिटेशन के पे इंस्पायर हुए डिज़ाइंस, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस, उनके बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते थे। वेल्दी पीपल हैड इंडियन चिन्स ऑन देयर वॉल्स एंड ऑन देयर टेबल्स। अब टेबल क्लॉथ के तौर पे उसको रखा जाता था, वेल्दी पीपल रखते थे और उनको अपनी वॉल पे डेकोरेट करने के लिए चिपका देते थे।
आगे आता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काम किया और कैसे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन हुई इंग्लैंड में। रेवोल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कोई रिवॉल्ट या फिर कोई जंग, तो कैसे हुआ है सब कुछ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू मशीन्स लाइक दी। अब कौन कौन से नई मशीन्स आई थी। स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन एंड पावर लूम, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। These inventions led to the greater efficiency in the British textile industry। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि मशीन्स की वजह से ज़्यादा सस्ता हो गया था सारे क्लोथ्स और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी होने लगे, तो इसलिए ब्रिटिश इंडस्ट्री को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। In order to harness these new machines and further improve in machines production, a new technique of production called the factory system was introduced। अब एक नई टेक्निक हुई इंट्रोड्यूस जिसका नाम था फैक्ट्री सिस्टम। ये बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि वो अपनी मशीन्स को इम्प्रूव कर सके, मशीन प्रोडक्शन को। आगे यहाँ हमें एक फोटो दिखा रखी है जो है द क्रॉमफर्ड मिल लोकेटेड इन डेरबाईशायर, England was the first international scale cotton production factory। The mill was set up by Richard Arkwright in 1771। Again, textile thus ceased to be produced on a small scale at home by part-time workers. Rather, full-time workers went to work in a building called the factory। अब जो टेक्सटाइल थी उनको सीज कर दिया गया थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि तब वो लोग क्या कर रहे थे, पार्ट टाइम वर्कर्स रखते, उन्होंने रैदर फुल टाइम वर्कर्स, उन्होंने फुल टाइम वर्कर की जगह पार्ट टाइम वर्कर रखे जो वर्क पे जाते थे एक बिल्डिंग में जिसका नाम था फैक्ट्री, विच वॉज ओन्ड बाय अ पर्सन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल टू सेट अप द फैक्ट्री। कैपिटल का यहाँ मतलब पैसों से हैं, और एक पर्सन जिसने पैसे लगाए थे इस बिल्डिंग को बनाने में वो होता था इसका ओनर। वर्कर्स वर पेड वेजेस बाय द फैक्ट्री ओनर्स। जो वहाँ पर काम करते थे उनको तनख्वाह मिलती थी फैक्ट्री ओनर के द्वारा। मशीनाइजेशन इन फैक्ट्रीज दैट इज द प्रोडक्शन was carried out with the help of a large number of machines। इस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स होती थी जिसकी मदद से वो लोग आसानी से अपना काम कर लेते थे। लेट टू द मेन फोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आगे हम करेंगे कनेक्ट टू हिस्ट्री। अपनी एक वायर लो अपने दिमाग की और उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं। द स्पिनिंग जेनी स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड द नीड फॉर लेबर्स। अब जो नई स्पिनिंग जेनी आई इसने स्पिनिंग प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, और अब इसमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मशीन से ही सारा काम हो जाता था। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। जैसे कि पहले चरखे से हम लोग सिर्फ एक थ्रेड को कर पाते थे, अब हम लोग बहुत सारी थ्रेड को एक साथ कर सकते थे। स्पिनिंग फ्रेम वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड ऑकराइट। रिचर्ड ऑकराइट ने इसको इन्वेंट किया था इन 1768 में। क्लोथ कुड नॉट बी वूवन चीपली एंड इन ह्यूज क्वांटिटीज। अब जो हमारे जो कपड़े थे वो सस्ते दामों में और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे थे, इंट्रोड्यूस बन रहे थे। आगे कॉलोनिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम लोग कॉलोनिज्म और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है कि जब आपने कोई इंडस्ट्री जैसे कि हमने बना रखी है तो फिर अब वो तबाह हो रही है या फिर उसको किसी कारण की वजह से उसको बंद करना पड़ता है तो हम उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि हम लोग जब फॉरेस्ट तबाह होता है हम उनको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो वैसे जब इंडस्ट्री तबाह होती है तो हमको क्या कहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कॉलोनियल पॉलिसीज plunged Indian into a phase of deindustrialization in the 18th and 19th century। जो colonial policies थी, नई नई policies आ रही थी, उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन अब deindustrialization की तरफ जा रही थी 18th और 19th सेंचुरी में। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री इन डेप्थ। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री समुद्र है, हम उसकी गहराई में जाएंगे। चलो जाते हैं। Millions of people were involved in weaving as a profession।
काफ़ी सारे लोग थे जो प्रोफेशन मानते थे वीविंग को अपना. फॉर द वीवर्स इट वॉज अ स्किल दैट गॉट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर. और वीवर्स कहते थे कि ये एक स्किल है जो हमें हमारे दादा परदादा से मिली है. हमारे वंशज में ये स्किल है that got passed from one generation to another. There were communities of weavers in Bengal, North and South India. एक कम्युनिटी मतलब उन्होंने कम्युनिटी बना ली थी, जैसे कि उन्होंने धर्म ही बना लिया था अपना वीविंग करना. ये ज़्यादातर कहाँ पर था? बंगाल, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में. They were known as तंती इन बंगाल. इनको क्या कहते थे? तंती. जुल्ला जुलाहा और मोमीन in North India and सेल कैकोलर एंड देवांग in South India respectively. इनको नाम से जाना जाता है. देखो कितनी रिस्पेक्ट थी इनकी. वीविंग इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ कनेक्टिंग स्टेप्स. वीविंग में बहुत सारे स्टेप्स कनेक्ट करते थे एक साथ. द फर्स्ट स्टेप्स वाज स्पिनिंग, अ टास्क परफॉर्म्ड. अब मैं उसको पढ़ूंगा क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है पहले साइंस में. द फर्स्ट स्टेप वाज स्पिनिंग, अ टास्क परफॉर्म्ड बाय वुमेन at home using instruments such as चरखा एंड तलकी. इसमें जो वुमेन थी वही स्पिनिंग करती थी किसकी मदद से? चरखा या फिर तकली की मदद से. द चरखा वॉज यूज टू स्पिन द थ्रेड एंड द तकली टू रोल द थ्रेड. अब जो चरखा था वो थ्रेड को स्पिन करने के लिए और तकली उसको रोल करने के लिए. द नेक्स्ट स्टेज वॉज वीविंग विच वॉज मोस्टली परफॉर्म बाय मैन. अब इसको आदमी लोग ज़्यादा करते थे वीविंग को. देयर वर अदर स्पेशलिस्ट्स एज वेल. और ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी थे जिनका अलग अलग खूबी थी. दी रंगरेज हु डाइड द थ्रेड एंड चिपीगर्स हु ब्लॉक प्रिंटेड द क्लोथ. अब रंगेज क्या करते थे? वो जो कपड़ा होता था या फिर थ्रेड होती थी उसको डाई करते थे. डाई मतलब कलर देते थे एक नया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे क्लोथ. और जो चिपीगर्स होते थे वो ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे क्लोथ पे. अब पहले तो प्रिंटिंग प्रेस तो बन नहीं गई थी, मतलब इतनी अच्छी प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि बस पेपर क्लोथ को अंदर डाला और प्रिंट हो गया. ऐसे तो था नहीं. तब क्या होता था? एक ब्लॉक होता था, उसके ऊपर थोड़ी सी इंक लगाई जाती थी और फिर उसको प्रेस कर दिया जाता था क्लोथ के ऊपर. जो एक नए नए डिज़ाइन के ब्लॉक बनाए जाते थे उसको प्रेस किया जाता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. तो इसकी अपनी एक अलग से प्रोसेस होती है जो अभी तो हमें पास नहीं है पढ़ाने को, जल्दी आ जाएगी. आगे द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड इन द 19th century बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. These are briefly discussed below. कुछ इसमें से नीचे दे रखे हैं. After the Industrial Revolution, Britain started producing machine-made textiles that were much cheaper and better in quality than traditional Indian textiles. जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन ने बहुत अच्छी मशीन्स और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स ले आया और बहुत ज़्यादा कम दामों में, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स थे अब उनके तो मैन मेड थे, तो मेहनत लगती थी, तो उसकी वजह से उनका पूरा एम्पायर तबाह हो गया. कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एंडेड द EIC मोनोपोली एंड थ्रू ओपन इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. Thereafter, British manufactured textile goods flooded Indian markets. एक नया एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसने एंड कर दिया मोनोपोली को EIC की, और उन्होंने इंडियन मतलब कि जो इंडियन का पूरा एम्पायर था इसका पूरा फ्लडेड कर दिया, इसको मतलब कि पूरा तबाह कर दिया. The Indian textile industry did not have the advantages of mechanization nor the factory system. और इंडियन टेक्सटाइल्स के पास ना ही फैक्ट्री सिस्टम का एडवांटेज था और ना ही मशीनाइजेशन का. By the beginning of the 19th century, जैसे 19th century शुरू हुआ, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from the traditional markets. उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट से सारे इंडियन गुड्स को छीन लिया था इन अफ्रीका एंड एशिया एज वेल एज इन अमेरिका एंड यूरोप. उन्होंने सारे इंडियन गुड्स को बेच दिया था. इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स. इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी ने फिर स्टॉप कर दिया इंडियन गुड्स को खरीदना. एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गिव एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज. और ना ही जैसे कि पहले जो उनके
मर्चेंट्स होते थे वो पहले एडवांस देते थे, अब एडवांस देना भी बंद कर दिया। द colonization and conquest of India by the British resulted in the destruction of the Indian textile industry through the process of deindustrialization। जो colonization की थी उन्होंने, कॉन्क्वेस्ट किया था इंडिया पे, उसको पूरा बंद कर दिया डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड सर्टेन कोरोसिव पॉलिसीज, उन्होंने कुछ ऐसी सख्त पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की विच अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिन्होंने इफेक्ट किया इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे। द कंपनीज एजेंट्स फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट कॉटन एंड सेल इट टू देम एट चीप रेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने दबाव डालते थे वो लोग पहले कि आप लोग कॉटन ही उगाओगे अपने खेत में, आप कोई अनाज का एक दाना भी नहीं उगाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन उगाओगे और उसको हमें बहुत सस्ते दामों पर बेचोगे। The company also made it compulsory for the weavers to register with the company and do nothing independently। उन्होंने वीवर्स को फोर्स किया कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, मतलब कि आप सिर्फ हमारे लिए ही काम करोगे, ना अपने लिए ना किसी और के लिए काम करोगे। The destruction of many Indian princely states and the loss of royal patronage, मैंने आपको बताया था patronage क्या है, proved to be a major setback to the textile industry as the Indian ruling class lost its political power and its economic status। और हमारी जो इंडियन रूलिंग क्लास थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर छोड़ दिया, उनसे छीन लिया गया, और उनके इकोनॉमिक स्टेटस भी उनसे छीन लिया गया, मतलब उनसे उनके सारे धन दौलत छीन लिए गए। इट वॉज ऑल्सो अनेबल टू पैट्रोनाइज द वीवर्स, अब उनको वीवर्स को अपने झांसे में लेना भी मुश्किल हो गया था। craftsmen who were now forced to seek other means of livelihood, अब जो क्राफ्ट्समैन थे उनको कोई और अपना जीवन का आधार ढूंढना पड़ा, उनको कोई और जॉब ढूंढनी पड़ी, क्योंकि अब उनको कोई भी क्राफ्टमैनशिप करके उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इन ब्रिटेन when traditional artisans were displaced by the industrial revolution, the government made provisions to absorb them into the new factories which had come up। However, in India, the EIC did not make any such provision। अब ब्रिटेन में क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस थे, बल्कि वहाँ के जो बहुत अच्छे अच्छे कारीगर थे, उन्होंने कहा कि उन सब को वो फैक्ट्रीज में ले गए और उन सब से उन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया। ये तो अच्छी बात थी कि इंडिया में उन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं लाया। फॉर ऑल दीज रीजन्स millions of weavers and craftsmen were left jobless। इसी वजह से काफ़ी सारे क्राफ्टमैन जॉबलेस रह गए, लीडिंग अ लाइफ ऑफ माइसरी एंड पोवर्टी। और उनकी जो लाइफ थी वो एकदम बस बुरी बन के रह गई थी, उनके पास कुछ जीने का लक्ष्य नहीं रहा। Many of them returned to their villages and tried to take up agriculture। अब वो लोग तो आए थे सिटीज़ में ताकि वो अच्छे से पैसे कमा पाए, लेकिन अब जब उनका धंधा ही बंद हो गया था तो उन लोगों को अपनी विलेजेस में फिर से जाना पड़ा और एग्रीकल्चर का रास्ता देखना पड़ा। Many of them migrated to cities in search of other work। और जो विलेज में थे वो सिटीज़ में चले गए ताकि वो कोई और धंधा ढूंढ सके काम का। The rest of them went out of the country to work on plantations in Africa and West Indies। और कुछ तो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ में चले गए ताकि वो कोई और अपना काम ढूंढ सके। आगे हम फिर से जाएंगे हिस्ट्री डेप्थ में। In 1838, the population of Dhaka, a major center of traditional textile industry, went down to 68,000 from 2 lakh in 1801। अब 1801 में तो दक्का की पॉपुलेशन हो गई थी, क्योंकि हमने देखा कि दक्का एक बहुत बड़ी मेजर सिटी बन गई थी हमारी टेक्सटाइल की। लेकिन 1801 में ऐसा था तो 1838 में वहाँ पर इतने ज़्यादा पॉलिसीज़ बनने के बाद 68,000 ही रह गई थी पॉपुलेशन। मोस्ट ऑफ दोज हु लेफ्ट द सिटीज इंक्लूडेड, और ज़्यादातर लोग कौन होते थे, वीवर्स, फार्मर्स, आर्टिशियंस इन्वॉल्व इन कॉटन टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, जो ट्रेडिशनल मेथड से कॉटन टेक्सटाइल्स को यूज़ करते थे। On the other hand, the number of textile workers of English town of merchanters
between 1838 and 1856 increased at the rate of 56%। और यहीं पर जो इंग्लिश टाउन में जो टेक्सटाइल के वर्कर्स थे वो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मान लीजिए कि अगर 2 लाख लोग होंगे तो बाद में वो 3 लाख लोग हो गए, 56% से बढ़ गए। मतलब कि जितने पहले थे उसके आधे और उनमें प्लस हो गए। आगे है तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो अभी तो हमने हमारा काफ़ी सारा पार्ट कर लिया है। अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके। और अगर आपको पूरा साल का हिस्ट्री का सिलेबस चाहिए तो आप जाके मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा साल का सिलेबस एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।